Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 7 of 12 Commerce Accountancy Dissolution of the Partnership Firm. यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का ख़त्म होना। पार्टनरशिप ख़त्म होना और पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर एक दूसरे के बीच में सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट, रिजर्व्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो जो भी बचता है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स अमॉन्ग देम। ओके, तो उनके रेशियोज़ है उसके अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर सब मार्केट वैल्यू रियलाइज़ करते हैं और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेट वी सी मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग दिया गया है। डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ existence. Here dissolution is to be studied in the context of dissolution of partnership and partnership firm, where two issues are considered for dissolution. मीन्स दो कारण हो सकते हैं डिसोल्यूशन के बारे में, अस्तित्व को ख़त्म करना। डिसोल्यूशन का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ख़त्म होना और पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना। तो ये दो चीज़ें हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड पार्टनरशिप, उसके अंदर हम पहले तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म देखते हैं। As per 29 of Indian Partnership Act, when all partner get separate through dissolution of the firm, means सारे जो पार्टनर है वो अलग अलग होना चाहते हैं, that brings end of the partnership, it is known as dissolution of the firm. ओके, मीन्स सारे पार्टनर जो है वो सेपरेट होना चाहते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज एग्जिस्ट, मीन्स पार्टनरशिप ख़त्म होती है और पार्टनरशिप इज ऑल्सो डिसॉल्व, फर्म भी ख़त्म हो जाती, बिजनेस भी क्लोज डाउन करना पड़ता है। एंड एज ए रिजल्ट डिसोल्यूशन liabilities of the firm paid from the realization of the sale of assets, means सारे जो assets है उसको बेचकर वैल्यू रियलाइज करनी है और रिमेनिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल इज रिडीम एज पर देयर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर सारे पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल अगर बचती है, सरप्लस अमाउंट बचता है तो वो घर पे ले जा सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना मीन्स बिजनेस नॉट क्लोज डाउन। अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, रिटायर होता है, तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। ओके, एंड पार्टनरशिप की बिजनेस कंटिन्यूइंग, वो पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस कंटिन्यू रखता है। एंड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ गोइंग पार्टनर रिमेनिंग, पार्टनर्स कीप बिजनेस कंटिन्यूइंग, मीन्स जो भी बाकी के बचते हैं, रिटायर हो रहे हैं, पार्टनर डेथ हो रही है, उसके अलावा के जो भी पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस, सारे जो पार्टनर जो है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है। डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप। फर्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए है परमानेंट एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस रिमेन कंटिन्यूअस, यहाँ पर एंड हो जाता है, एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस। फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमेन कंटिन्यू, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, कोई भी अकाउंट सेटल्ड नहीं होता है, यहाँ पर सारे अकाउंट्स
सेटल कर दिए जाते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाता है, और जो भी सरप्लस बचता है दैट हैव टू बी पेड अमंग द पार्टनर्स, और फाइनल सेटलमेंट के तौर पर उनको पैसा दे दिया जाता है। एंड इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, नो नीड ऑफ एनी इंटरफियरेंस। जब ज़रूरत होती है तब फॉर्म के अंदर व्हेनेवर नेसेसरी कोर्ट का इंटरफियरेंस ज़रूरी हो जाता है। इफेक्ट, देयर इज़ नो इफेक्ट, डिसॉल्यूशन से फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं आती है। पार्टनरशिप का ही डिसॉल्यूशन हुआ है, फॉर्म का नहीं। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है, पार्टनर जुदा हो जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पर मेथड दिए गए हैं, ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट इज अ मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, लीगल एंड अदर प्रोविजन ऑफ द कंटिन्यूइंग सेटलमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन एंड प्रोसीजर ऑफ द डिसॉल्यूशन। तो ये है उसमें मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन में एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू मेथड है। आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर है नॉर्मल डिसॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट और डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। ओके, विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट और बाय कोर्ट। So that are the two method for dissolution of the firm. Normal dissolution method दिए गए हैं by agreement. अग्रीमेंट होता है डिसॉल्यूशन में, पार्टनर के बीच में नोटिस दी जाती है, उसके साथ सारे पार्टनर अगर एग्री होते हैं वॉलंटरीली देन ओनली डिसॉल्यूशन इज पॉसिबल। सेकेंड है डिसॉल्यूशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तब डिसॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, मीन्स पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं रहती है। एंड द थर्ड इज डिसॉल्यूशन एज पर द एक्ट, कंपनी एक्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू देम व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स नादार, मीन्स लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई है, पैसे नहीं है, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट देन ओनली। और दूसरी सर्कमस्टेंसेस है फर्म जो है वो इलीगल डिक्लेयर होती है, तब पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस है डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कोई कंटीजेंसीज होती है, वैसे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर दिए हैं। इफ़ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, मीन्स कोई भी फिक्स्ड टर्म के लिए पार्टनरशिप एग्जिस्ट की गई है। सपोज ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट हुई, ABC कंपनी लिमिटेड, ABC कंस्ट्रक्टर। तो वैसे ही जब ब्रिज बन जाता है तब वो पार्टनरशिप एक्सपायर हो जाती है। ओके, तो दैट इज अ डिसॉल्यूशन। इफ कॉन्स्टिट्यूशन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम, कोई एम के लिए किया गया है तो दैट पर्टिकुलर एम अगर फुलफिल होता है तो दैट डिसॉल्यूशन इज हैपनिंग। नेक्स्ट है हमारा डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। पार्टनर्स जो होते हैं अगर अग्री नहीं होते तो नोटिस देते हैं, और नोटिस के अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू बी गो इनटू डिसॉल्यूशन। नोटिस की डेट के फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, और इफ नो डेट इज सो मेंशन एज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस, मीन्स जहाँ से नोटिस दिया है वहाँ से ही डिसॉल्यूशन माना जाता है। ओके, तो कोई पार्टनर अग्री नहीं होता है कि आगे नहीं जाना है, उसको फॉर्म आगे नहीं बढ़ाना है, तो भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के कायदे के अनुसार। व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, मीन्स पागल हो जाता है। व्हेन एनी पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, मीन्स पैरालाइज्ड हो जाता है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड पार्टनर अंडरटेकिंग मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनर, मीन्स कोई भी झगड़ा करते हैं पार्टनर, एंड अगेंस्ट द बिजनेस, तो उसके लिए भी मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस, बिजनेस के सामने, या फिर परसिस्टेंटली ब्रीच द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तोड़ता है तो वो पार्टनर
पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं रहती है। ट्रांसफ़र विथ होल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप टू द थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टनर। ओके, तो ट्रांसफ़र हो जाता है थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, दैन कोर्ट इंटरफेरेंस इज नेसेसरी। नेक्स्ट है व्हेन फर्म कंटिन्यूसली इनकर लॉसेस, जब लॉस सफ़र करती है कंपनी तब बंद कर देनी पड़ती, कोर्ट उसके ऊपर बैन लगाते हैं। दैन कोर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और ऐसे ही कोर्ट कोई ऐसा मानते हैं कि नहीं अब इस फर्म को आगे नहीं बढ़ाना है, तब जाकर उसको क्लोज डाउन करना पड़ता है। लीगल एंड अदर प्रोविजंस के अंदर फॉर लॉस ऑफ द फर्म, अगर फर्म लॉस करती है तो सारी फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करते हैं। इफ़ प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशेंट तो कैपिटल में से लाते हैं, कैपिटल में से लॉस सेटल करते हैं, लायबिलिटी सेटल करते हैं। एंड इफ़ कैपिटल इज़ नॉट सफिशेंट डिस्ट्रीब्यूट द लॉसेस इन देयर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ओके, तो वैसे लायबिलिटीज़ धीरे धीरे सेटल्ड करते हैं। लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म, ये जो लायबिलिटीज़ है पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, पहले भी हमने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। और पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, हर एक लोग लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड है इसीलिए वो पे करने के लिए, अगर लायबिलिटीज़ और असेट सब का वैल्यूएशन करते हैं और सरप्लस बचता है तो वो पे करते हैं, दूसरी जो फर्म की लायबिलिटीज़ है वो पे करते हैं। पार्टनर्स के लोन को लास्ट में पे किया जाता है, पहले उसके साथ जो सरप्लस बचता है असेट्स और लायबिलिटीज़ को बेचने के बाद अवेलेबल जो सरप्लस होता है उसमें से बैंक के लोन एंड अदर लोन एंड देन आफ्टरवर्ड्स पार्टनर के लोन लास्ट में पे करते हैं अगर बचता है तो। नेक्स्ट है लोन ऑफ द वाइफ। If the wife of the partner have given a loan to the firm, तो this loan will be treated as a liability और वो थर्ड पार्टी कहलाती है और उसको पे करना रहता है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और सॉल्वेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स जो कैपेबल है वो पार्टनर सारी लायबिलिटीज़ डिसॉल्यूशन के बाद ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ द फर्म, सारी असेट्स जो है वो डिसॉल्यूशन के टाइम पर रियलाइज करनी पड़ती है, मीन्स वैल्यूएशन करना पड़ता है। डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, पहले तो डिसॉल्यूशन करते हैं मीन्स कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है तो उसका एक्सपेंस होता है, सारे मार्केट में उसकी क्या वैल्यूएशन है वो देखनी पड़ती है तो उसके लिए एक्सपेंस होता है। लायबिलिटीज़ टूवर्ड द थर्ड पार्टी मीन्स बैंक की लोन है या वाइफ की लोन है वो थर्ड पार्टी हुई। लोन ऑफ द पार्टनर, उसके बाद पार्टनर की लोन पे करनी पड़ती है। फिर कैपिटल एंड बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट, उनको पे किया जाता है पार्टनर के। देन अगर सरप्लस बचता है तो दैट इफ़ द रिमेन आफ्टर द पेमेंट शोज इन सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स, तो अगर बाकी का बचता है तो वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जनरल प्रोसीजर, डिसॉल्यूशन का प्रोसीजर, ड्यू टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें 4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, दैट आर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन इफ़ एनी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो हम बनाते थे, और कैश एंड अ बैंक अकाउंट। ओके, तो इतना हमें बनाना रहता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती है वो सबका पहले तो
रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसको मार्केट वैल्यू में सोल्ड करते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं और हमें रियलाइजेशन अकाउंट दिया गया है यहाँ पर, स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ध्यान से देखना ये रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दो साइड होते हैं। डेबिट साइड के अंदर देख लो पर्टिकुलर अमाउंट सन्ड्री असेट्स मीन्स हम जो भी बैलेंस शीट होती थी हमारी, उसके अंदर जो भी असेट साइड थे वो यहाँ पर ऑपोजिट होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने देखा है कि ये सब असेट साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड थे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अदर असेट्स, कैश और बैंक। तो ये जो सब है वो हमारी असेट्स है, वो रिकॉर्ड करनी है। देन आफ्टर जो लायबिलिटीज साइड होते हैं दैट वी हैव टू राइट इट ओवर राइट हैंड साइड, दैट इज ऑफ प्रोविज़न अकाउंट। पहले तो सारे प्रोविजंस रखते हैं, बैड डेट रिजर्व, डेप्रिशिएशन फंड, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और इसका टोटल करके आउटर कॉलम में रखते हैं। देन सन्ड्री लायबिलिटीज़, ये भी लायबिलिटीज़ हमने रिकॉर्ड करनी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब का टोटल करके आउटर कॉलम में रखते हैं। ओके, अब ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में से हमने ट्रांसमिट किया है। ओके, यहाँ तक हमने बैलेंस शीट में से यहाँ पर कॉपी किया है। अब ये जो वैल्यू है आपकी, सारी जो असेट साइड वाली जो वैल्यू हमने ली है वो सब सेल करेंगे। अब जब सेल करेंगे सो दैट हैव टू बी वैल्यूड, वो पैसे आएंगे, तो दैट इज़ द इनकम फॉर, तो ये जो होगी वो हमारा कैश और बैंक होगा। जो भी हमारे असेट्स सोल्ड होंगे और जो भी रियलाइज होगा दैट इज़ ऑफ अ कैश। ये सारे असेट्स जो है हमारे एक्चुअल वैल्यू हो गए, बैलेंस शीट की वैल्यू, दिस आर ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट के अंदर से जो भी अमाउंट ली गई है वो मार्केट वैल्यू से यहाँ पर रियलाइज करनी है। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स लायबिलिटीज़ जो है, सारी लायबिलिटीज़ अगर धीरे धीरे पे करते हैं तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ ये जो है एक्चुअल लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट की है। अब ये लायबिलिटीज़ पे करते हैं तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड पर हमारे पेमेंट होते हैं। लायबिलिटीज़ पेमेंट, लायबिलिटीज़ एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर एक्सेप्ट करता है तो पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटी हम भूल गए हैं वो रिकॉर्ड करनी। पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, खर्च है इसीलिए डेबिट होता है, सारे जो खर्चे हैं वो डेबिट करते हैं। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के जो भी रेम्यूनरेशन है लास्ट में। एंड आफ्टर दैट पार्टनर का प्रॉफिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और असेट्स जो भी रियलाइज होते हैं उसकी वैल्यू, असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर ले जाता है तो वो सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट मीन्स भूल गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर रिकॉर्ड करना भूल गए और कंप्यूटर रियलाइज हुआ तो दैट हैव टू बी सोल्ड। फिर अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो दैट इज़ ऑफ अ लॉस, और लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दैट इज़ अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। उसके अंदर आपको 3 मार्क्स के सम्स आएंगे, 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। सो दैट इज़ कंटेन वेरी मच गुड वेटेज ऑफ मार्क्स। आपको छोटे छोटे सम्स आएंगे
इलस्ट्रेशंस के अंदर जर्नल एंट्रीज पर आपको ध्यान रखना है। इलस्ट्रेशन 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशंस 2 से आगे के जो है वो हमें कोरोना वायरस की वजह से 30% एक्सक्लूड किया है, तो उसमें इलस्ट्रेशन सेकेंड से पूरा नहीं है हमारे कोर्स में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इलस्ट्रेशन 1। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख इन्वेस्टमेंट 50,000 आर क्लोज्ड इन टू बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, मीन्स पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था और उसको रिवैल्यूएट किया है 80,000 में और 60,000 रियलाइज रिस्पेक्टिवली। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था तो 80,000 मीन्स 20,000 का लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे तो वो 60,000 में रियलाइज हुए, मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हुआ। उसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एबिट मीन्स ये जो दो अकाउंट है हमारे असेट है, तो असेट हमने क्या किया था अभी, रिवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दोनों का टोटल 1,50,000 हुआ। उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000। ओके, तो ये ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। ओके, फिर दूसरी एंट्री, इसकी ही दूसरी एंट्री खास याद रखना है। दूसरी एंट्री क्या है, अब मार्केट में अभी इसको सोल्ड किया तो कितने पैसे आए हैं 1,40,000 मीन्स 80,000 प्लस 60,000। ओके, तो कितना हुआ 1,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में इतने पैसे हमारे आए हैं। ओके, सो दैट वे ये दो एंट्री हो गई। ओके, तो क्लोजिंग एंट्री भी होती है। ओपनिंग एंट्री मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में हमें असेट ट्रांसमिट किया और उसको फिर मार्केट में सोल्ड किया। दो एंट्रीज होते हैं हर एक के। सेकेंड नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन assets of the firm are 4 lakhs, out of that 40% are current assets, और where cash included 20,000 वो नॉन करंट है, एंड 120% फिक्स्ड assets are realized, मीन्स assets जो थे वो 100% नहीं पर 100 से ज़्यादा रियलाइज हुए। 80% आर रियलाइज फ्रॉम द करंट असेट्स। ओके, तो इसका कैलकुलेशन, ये वर्डिंग्स जो है वो खास याद रखने हैं आपको। अब यहाँ पर करंट असेट्स 40%, हमारे टोटल असेट्स 4 लाख है, 4 लाख में करंट असेट्स 40,000 है और बाकी के कितने हैं 60%। डेफिनेटली तो हम 4 लाख में से 40% निकालेंगे। कैसे किया, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100 किया, और 4 4 जार 16, तो ये आंसर आया आपका। और 4 लाख ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको आंसर फिक्स्ड असेट्स का मिलता है। ओके, दैट हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड। देन आफ्टरवर्ड्स इसमें से कैश जो है, करंट असेट्स में से कैश निकाल दिया है हमने, और अदर असेट्स में जो है वो 80% ही है रियलाइज हुआ है, मीन्स ये जो है वो 100% है 1,40,000, तो उसका 80% हमें निकालना है। सो दैट हैव टू बी रियलाइज लेस। और फिक्स्ड असेट्स कितने थे 2,40,000, वो ज़्यादा रियलाइज हुए हैं।
ये 100% थे, तो इसमें से 120% रियलाइज हुए हैं, सो दैट हैव टू बी रियलाइज्ड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। एक्चुअल कितना मिला पहले, अब हमें ट्रांसमिट करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ट्रांसमिशन की एंट्री होगी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स। फिक्स एसेट हमारे 60% थे 2,40,000 और करंट एसेट हमारे 1,40,000। अब इसमें रियलाइज़ किया है मीन्स मार्केट में बेच दिया इसको, तो हमें कितना मिला, हमें 4 लाख ही मिला। मीन्स ये दो है टोटल ऑफ दिस टू अमाउंट 2,88,000 और 1,12,000, ये दोनों का टोटल हुआ 4 लाख। तो अल्टीमेटली हमें 4 लाख ही अमाउंट मिला है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट 4 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख। ओके, तो वैसे ही हमारे डिसॉल्यूशन के अंदर ट्रीटमेंट देते रहना है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम सम्स देखते हैं अब आगे। थैंक यू।